नमस्कार, जागो ग्राहक जागो में आपका स्वागत है और मैं हूं पुष्पा गिरिमाजी। जागो ग्राहक जागो इज अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ कंज्यूमर्स और इसमें हम हर हफ्ते लेके आएंगे कंज्यूमर से जुड़ी समस्याएं। और आज का विषय है गोल्ड यानी सोने की हॉलमार्किंग। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है आज मिस्टर एल मानसिंह, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर ईश्वर जलान, हेड इंचार्ज जलान हॉलमार्किंग सेंटर, और मिस्टर हिमांशु शेखर, ओनर मनोहर लाल सराफ एंड सन्स। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारी ऑडियंस का यानी कंज्यूमर्स का। चर्चा शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। क्या आप सोना खरीदने जा रहे हैं? तो जरा रुकिए, पहले ये जान लें कि जो सोना आप खरीदने जा रहे हैं वो कितना खरा है। शादी ब्याह का मौसम हो या पर्व त्योहार का, सोने की मांग बढ़ते ही जौहरियों की चांदी हो जाती है। इसलिए ये ध्यान देना जरूरी है कि इस मांग का फायदा उठाकर जौहरी कहीं आपको चूना तो नहीं लगा रहा। 22 कैरेट का जो सोना आप खरीद रहे हैं, वाकई वो 22 कैरेट का है या फिर 18 कैरेट का? आम ग्राहकों के लिए इस बात का पता लगाना आसान नहीं। इसीलिए उपभोक्ता मंत्रालय ने सोने की शुद्धता के लिए हॉलमार्क निशान देने की व्यवस्था की है, यानी BIS का हॉलमार्क निशान जिस सोने में होगा वो शुद्ध होगा। ये थी हमारी रिपोर्ट। मिस्टर मानसिंह, कंज्यूमर्स आर रियली गेटिंग चीटेड ऑन द क्वालिटी ऑफ गोल्ड दैट दे बाय। आप इसके बारे में इन कंज्यूमर्स को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट हित को प्रोटेक्ट करने के लिए ही गोल्ड हॉलमार्किंग का स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी ये वॉलंटरी स्कीम है, लेकिन हम ये जो मल्टीमीडिया कैंपेन जागो ग्राहक जागो हम अभी चला रहे हैं, उसके तहत हम कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये कंज्यूमर जब अवेयर होंगे कि किस पाए पे ये चीटिंग हो रहा है, जब वो कंज्यूमर जाते हैं गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में, और अगर वो इंसिस्ट करेंगे कि हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदेंगे, तो हमको लगता है कि ये आपो आप हर एक ज्वेलर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। मिस्टर मानसिंह, अब तो हॉलमार्किंग वॉलंटरी है एंड यू आर सेइंग इट विल बिकम मैंडेटरी फ्रॉम 2008। इसका मतलब है उपभोक्ताओं को और 2 साल इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, और कारीगरों का भी ट्रेनिंग जो है जी, वो उसका भी हम कार्यक्रम अभी चल रहा है, क्योंकि उनका प्रॉपर ट्रेनिंग बगैर वो जो डिसिप्लिन हम लाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं होगा। वो भी हम कदम उठा रहे हैं उसके विषय में। ये जो ज्वेलर्स है हमारे देश में, ये ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में है या शहरों में है? वो सारा देश में फैले हैं, और देश में अभी 3 लाख से ज़्यादा ज्वेलर्स वो सारा देश में फैले हैं। अच्छा, मिस्टर शेखर, आई नो यू डोंट रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ ज्वेलर्स, लेकिन आप ये बताइए कि ज्वेलर्स या एसोसिएशन ऑफ ज्वेलर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, आपकी बात ठीक है कि ज्वेलर्स को जो ये हमारा ट्रेड, मैं पर्सनली मानता हूँ बहुत नोबल ट्रेड है। नोबल मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि हमारा सारा ट्रेड आज तक ट्रस्ट पे होता है, और आप किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? जिसके जो ट्रस्ट वर्दी होता है। पर पिछले करीब 15 साल से और 20 साल से थोड़ा सा इसमें शिफ्ट आया है, और जो हमारे ट्रेड की पर्ल्स है नोबलनेस की, उससे लोग बाग थोड़ा दूर हुए। ज्वेलर्स ये हॉलमार्किंग का लाइसेंस नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनका मिलावट का धंधा बंद हो जाता है। ये बात तो पक्की है कि जो लोग हॉलमार्किंग की ज्वेलरी नहीं बेच रहे हैं, वो ऑब्वियसली इसलिए हॉलमार्किंग नहीं करा कि उनकी ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं होगी। आप कभी भी अपने घर में 100 रुपये जब संभाल के रखते हैं, तो स्टेपल किस दिन करते हैं? जिस दिन 100 पूरे हो जाते हैं। तो आप हॉलमार्किंग के लिए ज्वेलरी कब भेजेंगे? जिस दिन आपको श्योर है कि आपकी ज्वेलरी हॉलमार्किंग पास होगी। जो ज्वेलर्स जो भी कर रहे हैं वो तो सामने दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, पर असली जो इसमें थर्स्ट आएगी, जो इसमें जो सिचुएशन इंप्रूव होगी, मेरे हिसाब से अवेयरनेस अमंगस्ट कस्टमर्स ये होनी चाहिए। दूसरा, जैसे सर्वेज होते हैं और इसमें बैड नेम आता है ज्वेलर का कि भाई उनके यहाँ गलत हुआ, क्योंकि अभी भी सारा काम ट्रस्ट पे चलता है और लोगों को अपने नाम की बहुत चिंता रहती है। तो इस तरह के सर्वेज लगातार होने चाहिए और सामने आएंगे तो चीज़ें डेफिनेटली ओवरऑल कंसर्टेड एफर्ट होगा, डेफिनेटली बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएंगी।
मिस्टर जलान, असेइंग एंड टेस्टिंग के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, आप इसके बारे में बताएंगे? Basically, we scrap certain part of a jewelry, Right. taking out, looking at the jewelry, and we check that part of that the gold we have taken out from the jewelry. That we check it, and if that is up to 92 carat, we put it a stamp of 916 with a hallmark, and there are 5 logos which consist of a hallmarking. And the difference between a caratometer and the actual assaying is that caratometer generally shows the skin part. इसका मतलब है कैरेटोमीटर से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ऊपरी परत के बारे में बताता है। If we plate of 22 carat, the caratometer will show 22 carat. If we plate 24 carat, it will show 24 carat, irrespective of what is the actual gold content is in it. So people should not go by caratometer. So many jewelers have taken the caratometer and they Right. just shows. I don't think they shouldn't believe. Right. They should only look for the hallmark. Mr. Mansingh, you've taken a number of steps to create consumer awareness in this area. Are there any new initiatives? You know, the gold jewelry, you know, Yeah. why we should, as a nation, be concerned with Right. whatever is happening in this sector is that gold jewelry is in this country is not a luxury item. Right. The poorest family also has to, you know, they're obliged to buy gold jewelry. And this is also supposed to be an insurance against bad times for majority of the Indian families. Now what is happening is that when you actually do that, a poor farmer goes and pawns his wife's jewelry to get a personal loan, then they find that it's worth much less than what they had paid for. So, in fact, one of the organizations which took the initiative in introducing this scheme was RBI for the same reason. Now, one good development I would like to mention is that at our request, RBI has now issued a circular in November last year to all banks saying that if it is hallmark jewelry, please give personal loans at the you know, least possible interest rate, so that insurance cover part of it is also covered. I see. अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जागो ग्राहक जागो। सुंदर ये एक, अब बहुत सुंदर, दे दीजिए। कहते हैं सोने की परख सुनार ही जानता है। बिल्कुल गलत। आप भी अपना सोना पहचान सकते हैं बस एक निशान देखकर। हॉलमार्क, जो है आपका पर्सनल सुनार, जो आपको देता है बेहतरीन क्वालिटी की गारंटी, ताकि आपको मिले खालिस सोना। मैडम, आपका बिल और सर्टिफिकेट। हाँ, अपना बिल जरूर संभाल कर रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई बेकार न जाए। तो इस निशान को देखना बिल्कुल न भूलें। वो वाला पैकेट दिखाएंगे? कितने में देंगे? जी, इस पे एमआरपी लिखा हुआ है। हाँ, छपा हुआ है, मगर फिर भी एमआरपी पे तोलमोल तो कर सकती हूँ ना? बहन जी, सरकार की तय की हुई एमआरपी पे तोलमोल? जी नहीं, सरकार एमआरपी तय नहीं करती। जी हाँ, इसे तो उत्पाद निर्माता तय करते हैं और इसमें आपके होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और लोकल दुकानदार का मुनाफा जुड़ा होता है। इसीलिए आपका हक बनता है कि आप भी एमआरपी पे तोलमोल कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई दुकानदार सामान के ऊपर दूसरा स्टिकर लगाकर या फिर यूं ही एमआरपी से ज्यादा दाम में सामान बेचना चाहे तो ये कानूनी जुर्म है। लेकिन अगर कोई दुकानदार एमआरपी से कम दाम में सामान बेचना चाहे तो ठीक है, मगर सामान के ऊपर पुराने और नए दोनों दाम के स्टिकर लगे होने चाहिए। मुझे तो एमआरपी का मतलब समझ में आ गया। आप क्या सोच रहे हैं? जागो ग्राहक जागो। वेलकम बैक। जागो ग्राहक जागो में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड यानी सोने की हॉलमार्किंग के बारे में। अब हम सीधा चलते हैं हमारे कंज्यूमर्स के पास। मेरा नाम निधि है और I would like to ask about that BIS survey report. The misdeeds of many jewelers came to the fore. So what exactly are the actions taken against them, and what is the scenario right now? You see, the survey was carried out in 2001, 2002 on a random basis, and you know, 88% of the samples collected
failed the purity test, and the failure was to the extent of, in one case, 36%. Mean it's a 1/3 of the price you are paying, you didn't get, the consumer didn't get. Gold hallmarking is still a voluntary scheme. There is no compulsion for going for hallmarking. But the question was that the jewelers whose samples failed, whether they were to be let off totally, because as Ministry of Consumer Affairs, we could not be a passive spectator to this. So what was decided was that these jewelers, complaints against them were filed in the MRTP Commission by BIS, and one by one those cases are being decided. Because there is no mandatory hallmarking requirement right now, what the MRTP Commission has been deciding is that the jeweler gives an undertaking saying that henceforth he will ensure that the jewelry will meet the purity standards, and then he is being let off. So that is the situation. So the right answer to this whole problem would be consumer awareness, irrespective of whether it is made mandatory or not. Mr. Jalan, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, people who have bought jewelry before hallmarking came into existence, वो जानना चाहते हैं कि उनका ज्वेलरी प्योर है या नहीं. क्या वो आपके टेस्टिंग सेंटर आके उनका ज्वेलरी टेस्ट करवा सकते हैं क्या? Yeah, they can come to us and we can tell कि what is the purity of और it. इसका वो फी क्या होता है? Basically, fees is just 50 rupees per piece. That's it. 50 rupees per piece. That's it. मतलब जो भी आके वहाँ देख के वो चेक कर सकते हैं कि ये प्योर है या व्हाट इज द कैरेटेज ऑफ द ज्वेलरी. हम उनको ये बता देंगे कि कितनी प्योरिटी का है, जी. उस हिसाब से वो दे कैन डिसाइड कि भाई कितना व्हाट दे हैव पेड फॉर इट एंड व्हाट इज द एक्चुअल प्योरिटी ऑफ अ गोल्ड दे हैव. As you said earlier, there are two methods. One is by hallmarking method and another is by XRF method. So it totally depends upon a consumer if they wanted ki how fast they wanted. By XRF, we can give the report in 15 minutes, but there is a variation in that, up to 2 to 3%. Mr. Jalan, can consumers use this test report as an authentic legal document to file a case against a jeweler? As far as XRF is considered, you can't use it. You can't use but if you go for the another method of hallmarking, yes, you can do it. You can use it. आप बोलिए. My name is Shuja. See, we were talking about these testing centers. Mainly लोगों को पता नहीं रहता कि कहाँ पर है ये testing centers. तो यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप सब मिलकर क्या करते हैं अवेयर करने के लोगों को कि ये टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर है और यू गो देयर और देयर आर नॉट यू अग्री टू इट दैट देयर आर नॉट मच ऑफ दीज frequency is not that much. Basically, earlier we are only concerned towards the jewelers. We don't have focus towards the consumer. But now, as the BIS has taken and the ministry has told us to focus on the consumers also, to check the jewelry of consumers also. So now we have decided to go for the campaigning, advertisements. There are the places where you can go and check your jewelry, check whether which is purity of this is. Earlier we haven't taken anything because we have generally focused towards the jewelers only. BIS वेबसाइट पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगा कहाँ पे असिंग सेंटर है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल सकता है. एड्रेस पूरा मिल जाएगी आपको वहाँ. आप बताइए. Sir, I am Monali. I want to ask, just now you told us that it's not compulsion for the jeweler to be in hallmarking process. Why it's so? Like, do you think it should be compulsory for all the jewelers? It should be made compulsory. That is the decision which has already been taken. लेकिन उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा. जो लोग कारीगर जो बनाते हैं गोल्ड ज्वेलरी, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा. असिंग सेंटर्स सब जगह होना चाहिए. उसके लिए एक हम स्कीम इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके तहत कोई भी 35 जिलाओं में जहाँ पे ज्वेलरी बनता है लेकिन अभी असिंग सेंटर नहीं है, वहाँ अगर कोई असिंग सेंटर लगाना चाहेगा तो सरकार के तरफ से हम 15% कैपिटल कॉस्ट का सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 15 लाख रुपया हम सरकार के तरफ से उसको देंगे. वी हैव अ यंग फ्रेंड हियर, मेघा, जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है एंड शी हैज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. अच्छा, आप पूछिए आपका प्रश्न. सर, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो छोटे ज्वेलर्स हैं, क्या इनको हॉलमार्क लाइसेंस के लिए कुछ फ़ीस देना पड़ता है? नहीं, सबको फ़ी देना पड़ेगा, लेकिन अभी जो हम सब फीस को रैशनलाइज करके उसको घटा दिए हैं.
ताकि वो छोटे छोटे ज्वेलर्स भी लाइसेंस ले सकें। तो आप अपने माता पिता को कहिए, नेबर्स को कहिए कि इंसिस्ट करें कि हॉलमार्क ज्वेलरी होने से ही खरीदेंगे, नहीं तो आप जहां हॉलमार्किंग का ज्वेलरी मिलता है वहां जाके खरीदिए। तो अपने आप जो ज्वेलर्स आपके इलाके में हैं वो सारे लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जागो ग्राहक जागो। $40, $60, $80, $100. What? What? Oh, thank you. Hey, Bill. Huh? Wake up. Remember to collect your bill. Hello? Is there someone here? Yes. How much? 150. Thank you. How much? 125. How much? 110. Wake up. Try to get the best bargains on the MRP. वेलकम बैक। जागो ग्राहक जागो में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड यानी सोने की हॉलमार्किंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं जनता की राय पर। हॉलमार्क तो एक मार्क होता है, जिसका निशान होता है उसके ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, जिससे उसकी परफेक्शन का पता चलता है। हॉलमार्क का जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं उनके बारे में तो जानते हैं, बट हॉलमार्क एज पर्टिकुलर फॉर गोल्ड आई डोंट नो। In jewelry, hallmark is an important standard by which you can judge that the product is of quality. नहीं, वो ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि कोई ऑनेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि नहीं वो देंगे, उन्हें पैसा कमाना है। हम ये नहीं कह सकते 100% they are pure and they take their margin and we don't trust on them. They are earning money, they are collecting money, their aim is to cheat the public. ये थी जनता की राय। What's your take on this? नहीं, देखिए ये टू फोल्ड है जी। एक है चीटिंग और एक है कि आपको बता के दिया जा रहा है क्या दे रहे हैं। मैं कैसे बताता हूँ आपको कि जैसे 22 कैरेट की ज्वेलरी है और उसमें पीछे वो कैडमियम से नहीं बनी हुई या वो प्रॉपर टाके उसमें गोल्ड के नहीं लगे हुए और उसमें सोल्डरिंग की वजह से उसकी प्योरिटी नीचे हो गई। 22 कैरेट से बनाना शुरू करा, सोल्डरिंग हुई तो 20 कैरेट रह गया या 19 कैरेट रह गया, पर स्टिल उसके ऊपर 22 कैरेट ही स्टैंप लगी हुई है और ज्वेलर कोई उनको 22 कैरेट की ही रसीद बना के दे रहे हैं। वो तो मैं बोलता हूँ गलत है और कंज्यूमर अभी भी अवेयर नहीं है, इसलिए वो एज इट इज़ लेते हैं। पर अगर जो एक दूसरे जगह 22 कैरेट की ज्वेलरी है, टांके से बनी हुई है, सोल्डरिंग की वजह से प्योरिटी कम है और उसमें स्टैंप उन्होंने लगाई है 22/20 या 22/19, 18 व्हाटएवर, जो उसकी एक्चुअल अब इसमें गोल्ड कंटेंट जितना है उसकी भी उसके 22 के सामने स्टैंपिंग लिखी है और वो बिल पे भी लिख के देते हैं कि हम लोग इतना ही दे रहे हैं, तो वो चीटिंग नहीं है, वो पूरे वो आपको फैक्ट्स बता के दे रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं पे कंज्यूमर को भी इस बात के लिए समझना चाहिए कि एक किसी भी चीज़ को बनाने के लिए करीब उस सामान की जो वैल्यू है उसका कितना परसेंटेज तक उसमें चला जाएगा। अभी इसकी प्योरिटी 22 कैरेट लिखी है पर अल्टीमेट इसमें मेल्टिंग प्योरिटी 20 कैरेट बोल रहे हैं, तो मेरे को इसमें 8% के करीब का लेबर ये लॉस हो रहा है, ऊपर से मैं लेबर और दे रहा हूँ 10-5%, तो 13-14%, 15%। तो इस तरह से कंज्यूमर को भी राइट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि वो जो सामान जिस टाइम खरीदते हैं उसी टाइम वो कितने का है और वो क्या पूछ के ले रहे हैं। कोई और आपके दुकान में यू सेल ओनली हॉलमार्क? जी, ओनली हॉलमार्क। इसका मतलब है जब तक हमारे ग्राहकों में जागरूकता नहीं आएगी हॉलमार्किंग के बारे में, तब तक दे विल कंटिन्यू टू बी चीटेड। जो पुराने कस्टमर्स हैं वो ऐसे आते ऐसे करते हैं, बल्कि हम मेरे तो इंस्ट्रक्शन है हर सेल्स पर्सन को कि आप अपने हाथ से मैग्नीफाइंग ग्लास दिखा के जो वो खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं
वो अपने हाथ से दिखाओ, आँख से दिखाओ, बिकॉज सीइंग इज़ बिलीविंग कि हॉलमार्किंग है क्या, उसको समझाओ ये 5 स्टैम्प होनी चाहिए, क्यों इन 5 स्टैम्प की इंडिपेंडेंट क्या सिग्निफिकेंस है, ये BIS के अंतर्गत होती है, इसलिए BIS का लोगो है, ये आ गया। और उसके लिए आप ज़्यादा चार्ज करते हैं या? जी नहीं, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि हॉलमार्किंग का हम लोग जैसे देखते हैं कि इंडिपेंडेंटली कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा नहीं आता, ना तो हॉलमार्किंग कराने का, ना हॉलमार्किंग की फ़ीस का। एंड वी हैव मेड गुड लिटरेचर ऑल्सो, हमने अपने पैम्फलेट्स बनाया है, एक छोटी छोटी बुकलेट बनाई है, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट हियर। उसमें हम पूरे पॉइंट्स देते हैं, बताते हैं सब लोगों को, पर अभी भी कस्टमर्स में अवेयरनेस बहुत कम है। मिस्टर मानसिंह, क्या आप बता सकते हैं कंज्यूमर्स को चीटिंग से बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? You know what he is saying actually reflects the ground reality. अभी तक हमने कोई ठोस कदम उठाए नहीं थे कंज्यूमर में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अभी चंद समय से हम ये शुरू किए हैं, हमको लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तक 100 लाख पीसेस ऑफ ज्वेलरी हैव बीन हॉलमार्क्ड। Out of this 100 lakh gold jewelry, from April 2005 till now, 39 lakh jewelries have been hallmarked during the current financial year. You can see the difference. And this year, in terms of licensing of jewelers, we expect to equal or surpass all the licenses issued in the last 4 years. Consumer pressure will actually make a lot of difference. Mr. Jalan, उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में ये हॉलमार्किंग सेंटर्स ज़्यादा है, ऐसे क्यों? दिल्ली में the people generally go for the trust. They don't see कि they see the money factor. हॉलमार्किंग पर इतना जोर नहीं दे रहे हैं। They generally see the money factor because they have to gift. So they have a target 5,000 I have to gift. So they don't go for the hallmarking. They will take the lower purity gold, irrespective that's come under their budget. So they buy that thing. मेरे को लगता है कि जो जलान साहब कह रहे हैं, कोई भी समझ के घटिया गोल्ड नहीं खरीदता जानबूझ के। कुछ लोग हो सकते हैं कि जो गिफ्ट वाले, पर अपने लिए जो कोई भी खरीदते हैं वो सब अपनी तरफ से अच्छा। जो आपने साउथ वाली बात कही, वहाँ पे ज्वेलर्स ने इनिशिएटिव लिया। आई नो ज्वेलर्स जो पहले लोअर प्योरिटी रखते थे, फिर पूरा स्टॉक उन्होंने हॉलमार्किंग में चेंज करा। एंड दे आर बिग ज्वेलर्स, बिग चेंज, और वहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसी करके वहाँ पे ज्वेलर्स ने जब डिमांड क्रिएट करी तो हॉलमार्किंग सेंटर्स वहाँ ज़्यादा खुल रहे हैं और कस्टमर को मिल रहा है। मेरा नाम संतोष वधवा है। मैंने रानी बाग में से टॉप्स लिए, उस पर 22 कैरेट लिखा हुआ था। करीब 3-4 महीने बाद वो अपने आप ही, उसकी जो डंडी होती है वो अपने आप टूट के अलग हो गई। तो मैंने दुकानदार को बताया कि ये एकदम से इतना गोल्ड इतना महंगा लेके और इसके बाद एकदम से ये कैसे टूट गई। तो वो बोले ऐसा है, इसको टाँका करा लो, इसका अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब उस पर तो लिखा हुआ है कि 22 कैरेट का है। नहीं, आप बात कर रहे हैं डैमेज की, किसी वजह से टूट गई, उसमें प्योरिटी कहाँ से आ गई? मतलब आपको क्या दुख है कि अगर आपकी 22 कैरेट की ज्वेलरी हो तो लाइफ लॉन्ग अगर टूटती रहे तो बदलते रहे, या आपको यह है कि 22 कैरेट की ज्वेलरी है तो टूटनी नहीं चाहिए थी? नहीं, टूटनी नहीं चाहिए ना सर। नहीं, ऐसे नहीं होता था। हर चीज़ की अपनी लाइफ होती है। मेरा वहाँ यहाँ से तो मुड़ सकता है, मैं यहाँ से मुड़ने लगूँ तो हड्डी तो टूटी जाएगी। आइए एक नजर डालते हैं ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। सोने के गहने खरीदते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सिर्फ हॉलमार्क चिन्हित की हुई ज्वेलरी को ही खरीदें। हॉलमार्क ज्वेलरी में 5 निशान होते हैं। नंबर 1 BIS, नंबर 2 शुद्धता का प्रतिशत, नंबर 3 हॉलमार्किंग सेंटर का निशान, नंबर 4 शुद्धता जांच का वर्ष और नंबर 5 जौहरी का निशान। आप अपनी ज्वेलरी की शुद्धता जांच हॉलमार्किंग सेंटर में करा सकते हैं। अगर शुद्धता नंबर 958 लिखा है तो ये 23 कैरेट है, 916 लिखा है तो 22 कैरेट, 875 है तो 21 कैरेट, 750 है तो 18 कैरेट, 585 लिखा है तो सोना 14 कैरेट का है, और अगर 375 लिखा है तो सोना 9 कैरेट का है। आप अपनी ज्वेलरी की शुद्धता जांच हॉलमार्किंग सेंटर में करा सकते हैं। ये थी कुछ जरूरी बातें आपके लिए। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया हमारे कंज्यूमर्स का भी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे जागो ग्राहक जागो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अब हमारे आज के सवाल। सवाल नंबर 1, क्यों हमें केवल हॉलमार्किंग जेवरात ही खरीदने चाहिए? सवाल नंबर 2, हॉलमार्किंग जेवरात की पहचान कैसे करें? अपने जवाब आप हमें इस पते पर भेजें। तो अब जल्दी हमें लिखिए अपने सही जवाब। सही जवाब देने वाले 3 जागरूक दर्शकों को मिलेगा 1,000 रुपए का नकद इनाम। हमारा पता है
जागो ग्राहक जागो, एपिसोड नंबर 1, गोल्ड हॉलमार्किंग, पोस्ट बॉक्स नंबर 12, नई दिल्ली 1100001।